और जिनका जीवन खुद आयुर्वेद का एक जीवंत प्रणाम है। मैं बड़े गौरव और सम्मान के साथ परिचय करवाती हूँ डॉक्टर प्रज्ञा अक्कलकोटकर मैडम जी का। मैडम ने एमडी आयुर्वेद किया है। शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। शी इज कंसल्टिंग एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर सिंस 1993। मतलब जब हमारा जन्म हुआ था, या आप कह सकते हैं कि हमें कुछ पता भी नहीं था तब आप मैम तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैम की स्पेशलिटी है पंचकर्मा, विद्याकर्मा और अग्निकर्मा में। शी हैज थॉट ayurveda across the globe. Many ayurveda practitioners students have studied from her uh, across the globe। अगर हम देखेंगे तो इटली, इजराइल, यूएसए, यूके, हॉलैंड, जर्मनी, देन केनिया से हर जगह पे उन्होंने, ऐसी कोई जगह नहीं बाकी है जहाँ पे उन्होंने इंडिया का जो आयुर्वेद विजडम है वो स्प्रेड नहीं किया होगा। सो शी इज अ वेरी national and international speaker. She has authorized two inspiring books, Ayurveda and Woman and Beauty and Ayurveda. She has served as assistant director of Ayurveda Research Institute, contributed to creating knowledge resources like CDRMO, RAOM, CD रोम जो रहता है वो आहार और पंचकर्मा के ऊपर उन्होंने बनाया है। और she continues her journey as a lifestyle consultant. Beyond Ayurveda, she is also a classical singer. So she is harmonizing the rhythm of health and music together. उनका जीवन का मंत्र है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और उनका उद्देश्य है टू रिलीव ह्यूमैनिटी विद द नेक्टर ऑफ आयुर्वेदा। सो आज के इस प्री वेबिनार में हम सभी आयुर्वेद के चाहने वालों के लिए ये एक सुवर्ण अवसर है कि let's learn, let's heal, let's grow together. And I request everyone, and on behalf of everyone, on behalf of the Ayurved fraternity, on behalf of IIAS, on behalf of Nirvika Nyan Sankul, I welcome you, ma'am, डॉक्टर प्रज्ञा अकुल कटकर मैडम जी, आपको प्रणाम। और आप इस सत्र की शुरुआत कर सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी और मेरे मेरे गुरुओं का स्मरण करते हुए आज के इस व्याख्यान का मैं प्रारंभ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। दोनों मैडम से मेरा अभी अभी परिचय हुआ है, बट वेरी स्वीट पर्सनालिटीज। सो मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं इसका अच्छे से अंत तक मैं ये इस अवसर का उपयोग करूंगी और मुझे जो मालूम है वो आपके साथ साझा करने की का प्रयास करूंगी। पहली जो स्लाइड है वही नाम दर्शाती है कि अग्नि कर्म और विद्या कर्म ये दो हिडन जेम है। आज का हमारा टॉपिक है स्त्री रोग और विद्या। तो इस टॉपिक के की ओर चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड मैडम। ये दो मोरे गुरु है, डॉक्टर गोगटे सर और डॉक्टर नीता काला मैडम। डॉक्टर गोगटे सर, यस यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम, हाँ, यू कैन कंटिन्यू। मैम आपका म्यूट का बटन फिर से एक बार ये कीजिए, अनम्यूट हो गया है वो। हाँ, हाँ। यस मैम। डॉक्टर गोगटे सर की मैं सर्जरी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने सिर्फ उनसे सर्जरी सीखी नहीं, लेकिन जीवन के कुछ लेसन्स का भी मैंने उनके साथ पढ़े पढ़े हैं। सर जिस सादगी से साथ हमें सिखाते थे, पढ़ाते थे, वो एक चलता बोलता एक उदाहरण थे हमारे के लिए कि एक सर्जन या तो एक व्यक्ति कैसी होनी चाहिए। मैं इतनी सौभाग्यशाली नहीं रही कि ये विद्या और अग्निकर्म का जो साइंस है वो मुझे डायरेक्ट उनसे सीखने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुद को भाग्यवान समझती हूँ, क्योंकि उनकी एक लाडली शिष्या डॉक्टर नीता काला मैडम जो जो कि संभाजी नगर में है, उनके साथ मैंने ये शास्त्र सीखा। मैडम की एक विशेषता मैं आपको बताती हूँ। मैडम ने हमें हाथ पकड़ के ये विद्या सिखाई, बहुत ही लगाव से सिखाई और डेप्थ में जाके सिखाई। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके दो सेमिनार्स में, वर्कशॉप में
सात सात दिन के उनके वर्कशॉप्स रहते हैं, वो दो दो सेमिनार अटेंड करने का सौभाग्य मुझे मिला और उनके साथ जुड़े रहने का भी सौभाग्य मिला। आज भी मेरा भाषण था, तभी आज मेरी उनसे बात हो गई। इतनी मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैडम मेरे साथ जुड़ी हुई है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। वो उम्र में मेरे से छोटी है, लेकिन ज्ञान के लिए उम्र की कोई ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। तो काला मैडम ने हमें जो सिखाया है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो अच्छा लगेगा वो उनका है, जो कोई अगर कोई छूट जाता है तो आप मुझे माफ करो। मैंने ना एक डिस्क्लेमर की स्लाइड भी की है, वो उसके उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगी। आज भी हम ग्रुप में सभी हम उनके स्टूडेंट्स हैं, वो उनसे जुड़े रहते हैं। वो आज भी हमें कुछ प्रश्न पूछती है ग्रुप में और हम उनके उसके उत्तर देते हैं। तो हम इतने अच्छे अच्छे हमारी कम्युनिटी उन्होंने बना के रखी है। और उनका एक वाक्य हमेशा मेरे कान में गूंजता रहता है कि सुई हाथ से, नीडल हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अंत तक मैं इसी शास्त्र का की सेवा करती रहूं और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मुझे मिलता रहे। मैडम जी का एक वर्कशॉप जनवरी में वो स्टार्ट करने वाली है, 6th वर्कशॉप है उनका। तो जो भी आज मुझे लोग सुन रहे हैं और जिनको अग्निविद्या बहुत अच्छी तरह से सीखना है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काला मैडम के साथ आप जरूर जुड़ जाओ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी भी जिंदगी मेरे जैसी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिस्क्लेमर में दो ही बातें मैं कहना चाहती हूँ। मेरी हिंदी इतनी साफ सुथरी नहीं है, तो प्लीज मुझे मेरे साथ बेयर करो, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। त्यांना दूसरी एक सांग एक लेक्चर चालू आहे। मैम, जो आप मैम का कह रहे हो जनवरी में है, उसका भी प्लीज शेयर कर देना। हाँ हाँ, मैं सारिका मैडम से सभी वो शेयर कर देती हूँ। ओके। हाँ। तो डिस्क्लेमर में दो चीजें मैंने एक तो बोली कि मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल सकती, फिर भी मैं आपके साथ बहुत अच्छी तरह से वो कॉन्टेक्स्ट पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगी। दूसरा है कि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। मैं 4 साल से अग्निविद्या कर रही हूँ, जो कि मैं जिंदगी भर मैंने पंचकर्म ही प्रैक्टिस की है, लेकिन मुझे जो अग्नि और विद्याकर्म के रिजल्ट्स मिले हैं उसके बाद मैंने पंचकर्मा मैं बहुत थोड़ा करती हूँ और ज्यादा से ज्यादा मैं अग्नि विद्या पे ही कंसंट्रेट करती हूँ। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, हम जब अग्नि और विद्या कर्म की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें शमन चिकित्सा देनी ही पड़ती है। कभी लगे तो शोधन भी लेना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं बाद में। जब मैं क्षिप्र सॉरी विद्या के जो बेनिफिट्स है उसके बारे में जब बोलूंगी तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा साइंस है, जो कि हमारे डेली प्रैक्टिस में हमारी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, ऋणों को उपशम देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वाग्भट जी के प्रथमाध्याय का सूत्र स्थान का श्लोक है। इसमें तीन चीजें जो है वो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। पथ यानी टू लर्न मेमोराइज, अवबोध मीन्स टू अंडरस्टैंड या योग्य विधि से अच्छी तरह से शास्त्र को समझ लेना, इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये अच्छे से समझ लेना। और उसके बाद में तीसरा है वो है अनुष्ठान, मतलब कि उसका एप्लीकेशन करना। तो इसी तीनों तरफ से हम क्षिप्र हमारे प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। उसका अच्छी तरह से पढ़ाई करके और उसको प्रैक्टिस में लाके अगर हम अग्निकर्म और विद्याकर्म करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। आज हमारा टॉपिक सिर्फ विद्या है, इसलिए अग्निकर्म की स्लाइड। हाँ। तो अभी मेरे मेरे ख्याल से आज जो मुझे सुन रहे हैं वो तो विद्याकर्म के स्टूडेंट ही रहे होंगे या तो प्रैक्टिशनर भी रहे होंगे। तो ये उनके लिए एक क्विक रिवीजन है, ऐसा मैं मानती हूँ। फिर भी एक सिस्टमैटिक वे से अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये जो बोलना है वो अनिवार्य मुझे लगता है। तो जिनके लिए ये नया है वो अच्छे से सुने, जिनके लिए ये नया नहीं है उनकी एक रिवीजन हो जाएगी। तो विद्याकर्म माने आप सुई से कोई पार्ट चुभाते हो विथ अ स्टराइल नीडल। क्या होता है इससे?
इससे जो लोकल ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से द लोकल ब्लड सर्कुलेशन इज इम्प्रूव्ड। पेन में कम कम हो जाता है, हमारा दर्द कम हो जाता है। ये केवल वेदना शामक चिकित्सा नहीं है, तो ये है एक अच्छी तरह से सभी व्याधि को अच्छा करने की वो चिकित्सा है। सो इट्स नॉट ओनली अ पेन मैनेजमेंट, इट इज अ डिसीज मैनेजमेंट। वैसे वो क्या है, इट इज यूजफुल इन वेरियस डिसीजेस, और ये रक्त मोक्षण का ही एक छोटा सा रूप है। पंचकर्म के रक्त मोक्षण का एक मिनी स्वरूप आप विद्ध कर्म को बोल सकते हो, लेकिन ये एक्यूपंक्चर नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विद्ध कर्म के दो पार्ट्स में करूंगी। एक है कि विद्ध कर्म से पेन तो कम हो जाता है, लेकिन सिर्फ पेन नहीं कम हो जाता, उसका डिसीज मैनेजमेंट भी होता है। तो कैसा, हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो विद्ध कर्म के कंसेप्ट में हमें पता है कि सुश्रुताचार्य ने हमें वेधन ऐसा एक शब्द दिया है, जो कि वो आठ आठ जो कर्म दिए हैं उसमें है। तो वेधन माने पंक्चरिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्यधन का अगर हम अर्थ समझते हैं, तो व्यधन माने टू बोर अ होल और अ ड्रेन। हम उधर एक होल कर रहे हैं, उससे जो वायु उसमें पकड़ा हुआ है वो निकल जाता है, उसके साथ सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। कई कई बार जातोदकावस्था या मूत्र वृद्धि में हम वो डायरेक्टली पंक्चर करके उससे वो पानी भी बाहर निकालते हैं। और विद्या कर्म ये एप्सिस में भी कर किया जाता है, जब हमें उधर का पस निकालना हो। तो विद्या कर्म के लिए जरूरी होता है कि जो नीडल हम यूज करें वो हॉलो हो, न कि ओपेक जो अक्यूपंक्चर में होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम सबको पता है कि सीरा दोषों को कैरी करती है, वात पित्त कफ अलोंग विथ रक्त। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो मैं बोल रही हूँ ये सब मैं आपको पॉइंट्स इसलिए दे रही हूँ कि सुश्रुताचार्य में, ये सुश्रुताचार्य या तो वाग्भटाचार्य ने ये लिख के रखा है। गोगटे सर का की महत्ता है ऐसी है कि उन्होंने वो ढूंढ ढूंढ के निकाला है और रेडी टू प्लेटर में रेडी करके हमें दिया है, ताकि उसका यूज हम अच्छी तरह से कर सके। तो ये जो स्लाइड्स है उसमें मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि ये शास्त्र हमारा है और इसके सभी उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। इधर इंडिकेशंस ऑफ विद्ध कर्म में मैं बताना चाहती हूँ, जब वायु विद विशिएटेड हो जाए तब वेदना होती है, और ये वेदना होना ये आइडियल स्टेट होती है जब हम विद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें पता है कि रक्त मोक्षण हम बहुत से तरह से कर सकते हैं, जैसे कि जलौकावचरण हो, जैसे कि शुंग अलाभु, या तो प्रिक से। तो प्रिक से भी दो तरह से हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं, या तो वेनी सेक्शन या तो विद्धम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब स्नेहन स्वेदन लेप इससे भी वेदना नहीं कम होती, तभी हम विद्ध कर्म करते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें पता है कि जो अग्रे स्रवती दुष्टम, जो दोष बाहर निकलता है, जो दोष दूषित है वही रक्त के साथ बाहर निकलता है। इसलिए जब हम विद्ध करते हैं तो पेन रिलीफ होता है, पेन की इंटेंसिटी कम होती है, हमें अच्छा लगता है। और अग्रे स्रवती दुष्टम, जो विशिएटेड जो दोष होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। जैसे कुसुम्भ पुष्पे शु, ये जो आपको रेफरेंस आप पढ़ रहे हो, वो उसको प्रिक करने से जैसा जो फ्लो आउट होता है, तो वैसा ही हमारे शरीर में जो कोई दोष दुष्ट है वो रक्त के साथ पहले बाहर निकलता है, इसलिए हमें उपशम मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विद्या के जो पॉइंट्स है
वो फिक्स्ड नहीं रहते। विद्या के पॉइंट्स है वो फिक्स्ड रहते हैं, जो कि शास्त्र में मेंशन कर किए हैं। किधर भी चुभाना ये विद्या नहीं है। विद्या के लिए रोगों के हिसाब से पॉइंट्स दिए हैं, और उसके ही तरफ से ऐसे ही हम विद्या करते हैं। इधर भी चुभा के वेदना शमन करना ये विद्या का उद्देश्य ही नहीं है। मेरे क्लिनिक का लोगो है फ्रॉम पेन मैनेजमेंट टू डिसीज मैनेजमेंट। ये विद्या से पक्का हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विद्या कर्मा ये अक्यूपंक्चर नहीं है। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि अक्यूपंक्चर की जो नीडल होती है वो ओपेक होती है, वो हॉलो नहीं रहती। विद्या से हमें जो दोष है वो बाहर निकालने होते हैं, इसलिए विद्या की जो नीडल होती है वो हॉलो रहती है, उससे रक्त और दूषित दोष बाहर निकल जाते हैं। और इधर मैं गोप्टे सर की एक महत्ता आपके आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो पुराने शस्त्र है उसके बजाय नए जमाने का ये जो स्टराइल शस्त्र उन्होंने हमें दिया है, वो बहुत अच्छी आयुर्वेद के शास्त्र को उनके तरफ से दी गई देन है। ऐसे ही सुवर्ण शलाका का निर्माण उन्होंने जो अग्निकर्म के लिए किया है, वो उसकी सराहना हम करेंगे, और हम वी विल बी ग्रेटफुल टिल टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ फॉर गिविंग सच अ गिफ्ट। तो गोखले सर का हमेशा हम शुक्रगुजार रहेंगे, जो कि उन्होंने बहुत ही सुलभ तरह से हम रुग्ण में कैसा उपशम ला सकते हैं उसका एक इंस्ट्रूमेंट हमें दिया है। और एक विशेषता है विद्या कर्म की। एक्यूपंक्चर मेरिडियन के हिसाब से चलता है, और विद्या कर्म हमारे शारीर रचना मर्म इसके हिसाब से चलता है। इसके लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ टू कन्विंस द पेशेंट। विद्या के लिए हम तैयार कैसे करें रुग्ण को। तो मेरा मानना है कि विद्या के लिए मैं कभी भी पेशेंट को तैयार ही नहीं करती। मैं सिर्फ ओपीडी में वो पेशेंट को बिठाती हूँ, और वो लोग ही उसको उसका काउंसलिंग करके अंदर भेजते हैं। नहीं तो रुग्ण को मैं वो छोटी सुई दिखाती हूँ, और उसको मैं कहती हूँ कि ये छोटी सी सुई चुभेगी, इतना दर्द नहीं होगा। और इंजेक्शन और इसमें फर्क है। इंजेक्शन में हम दवाई डालते हैं शरीर में, इसमें हम शरीर में कुछ भी डालते नहीं, इसलिए आपको टेम्पररी पेन लगेगा, लेकिन रिलीफ बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करके हम पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि विद्या कर्म और अग्नि कर्म ये दोनों अनुशस्त्र है, यानी कि पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है। तो इसके लिए रिटर्न कंसेंट की जरूरत होती है। मैं रिटर्न कंसेंट लिए बगैर पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाती। और पहली जो होती है वो डिटेल हिस्ट्री आधे घंटे की होती है। बाद में पेशेंट की ट्रीटमेंट बहुत ही कम समय में हो जाती है। वो विद्या ये जो अनुशस्त्र है इसके लिए पूर्व कर्म की जरूरत होती है। प्रधान कर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन पश्चात कर्म की भी जरूरत होती है। कैसे क्या ये मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पूर्व कर्म में जैसा कि अभी मैंने बताया कि रिटर्न कंसेंट की जरूरत होती है, क्योंकि ये अनुशस्त्र है। प्रॉपर एग्जामिनेशन विद डिटेल हिस्ट्री ये नेसेसरी है। प्रॉपर डायग्नोसिस की एक जरूरत होती है। पेशेंट और जब हम विद्या करते हैं तो पेशेंट भी कंफर्टेबल चाहिए और डॉक्टर भी कंफर्टेबल चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो पाती है। मैं हमेशा मुझे जो पॉइंट्स करने होते हैं वो मैं मार्क कर लेती हूँ, ताकि अक्यूरेसी मेंटेन हो जाए। अक्यूरेसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्या अग्नि और विद्या दोनों के लिए। फिलहाल हम विद्या का ही विचार करेंगे। तो पॉइंट्स मार्क करके अगर विद्या किया जाता है तो ज्यादा अक्यूरेट होता है। लोकल क्लीनिंग की तो जरूरत होती है, और वोकल एनेस्थेशिया देना पड़ता है, मतलब के रुग्ण को हमें संभालना पड़ता है, और उससे अच्छी तरह से बात करके उसको विश्वास में लेके हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हर एक विद्या के लिए एक टिपिकल पोजीशन चाहिए होती है। जैसे कि कटी का हम विद्या जब करते हैं तो थोड़ा झुक के करना चाहिए। जानू हमारा सेमी फ्लेक्स चाहिए।
करते हैं तो हमारे नेक अवनत चाहिए। क्षिप्र, ये जो पोजीशन हम क्षिप्र की जब हम पॉइंट्स करते हैं तो पेशेंट को बिठा के या लिटा के ही करने चाहिए। ऐसा हमें देखना पड़ता है कि विद्ध करते समय पेशेंट की पोजीशन बहुत अच्छे से हो, ताकि वो इध विद्ध अक्यूरेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वोकल एनेस्थेशिया मतलब आश्वासन चिकित्सा, पेशेंट को आश्वासन देना। प्रधान कर्म में हम पियर्स करते हैं पॉइंट्स विथ असेप्टिक प्रिकॉशंस। हम नीडल मैक्सिमम 30 सेकेंड रखते हैं, उससे ज्यादा रखने की जरूरत पड़ती नहीं। सुई का एंगल 90 डिग्री ही चाहिए, नहीं तो ज्यादा पेन होता है। देर आर फ्यू पॉइंट्स वेयर यू हैव टू टेक 45 डिग्रीज, बट अदरवाइज द नीडल शुड बी परपेंडिकुलर, ताकि पेन कम हो। हमें हमेशा दो दो अगर घुटने करते हैं तो दोनों के लिए, या तो दो शोल्डर्स करते हैं उसके लिए अलग अलग नीडल चाहिए, एक ही नीडल से हम नहीं काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, हम जब विद्ध करते हैं तो हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा चाहिए, ताकि अच्छी तरह से हम विद्ध कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पश्चात कर्म में हमें ब्लड फ्लो को स्टॉप नहीं करना है, प्रेस नहीं करता है, सिर्फ हमें कॉटन रखना है, ताकि वो रुग्ण के कपड़े या तो अंग पे वो ब्लड न गिरे। तो ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, प्रेस नहीं करना है। ब्लड लेटिंग इज एक्सपेक्टेड, सो जस्ट वाइप आउट विथ डिस्पोजेबल कॉटन। ये जो डिस्पोजेबल नीडल होती है उनको, ये हम उसको बीएमडब्ल्यू बोलते हैं, कि वो वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, तो उसकी अच्छी तरह से कॉरपोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट करके वो जो नीडल्स होती है उसका डिस्पोजेबल भी अच्छी तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन स्किन, माउस, बोन, इसके लिए अलग अलग डेप्थ रहती है, जो कि ग्रंथ में भी मेंशन की है, मैडम ने भी हमें सिखाई है, और डॉक्टर गोगटे सर के बुक में ही वे मेंशन की है। हम टंग के नीचे जो इंसुलिन सिरिंज से जो करते हैं वो सिर्फ टिप हम चुभाते हैं, और अगर पेशेंट थोड़ा हट्टा कट्टा है या तो हम नाभि के पॉइंट्स ले रहे हैं तो उसमें हम 24 नंबर की नीडल यूज करते हैं। अदरवाइज वी यूज 26.5, जो कि नीडल 30 mm की होती है, और 24 नंबर की नीडल है वो 20 वो ये 13 mm, और जो 24 होती है वो 25 mm होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉरी अभी टू हम डिस्टर्ब यू मैम, सॉरी, प्लीज अगेन रिपीट कर देंगे आप प्लीज। क्या रिपीट करूं? ये पहला ये पॉइंट है वो। नीडल नीडल का नीडल का नीडल हाँ, का नीडल है ना, तो हम दो प्रकार की नीडल्स यूज करते हैं। एक होती है 26.5, 90% हम 26.5 यही नीडल यूज करते हैं, जो कि 13 mm की होती है। और जब पेशेंट हट्टा कट्टा हो या तो हमें ज्यादा डीप जाने हो, हम 24 नंबर की यूज करते हैं, जिसकी लंबाई होती है 25 mm। और हम कभी कभी जिह्वा के नीचे जो विद्ध करते हैं उसमें 26 and 1.5, ये बड़ी वाली होती है, ये नीडल हम यूज करते हैं। तो 3 प्रकार की नीडल हम यूज करते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी हम समझते हैं योग्या विधि। तो योग्या विधि क्या है? हम सबको पता होता है, सुश्रुताचार्य ने बताया है कि पेशेंट के ऊपर प्रयोग करने से पहले हम योग्या विधि का यूज करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। काला मैडम के वर्कशॉप में हम योग्या विधि बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कद्दू पे करते हैं, क्यूकम्बर पे करते हैं, डिफरेंट टमाटो पे करते हैं, तो उससे हमें कितनी डेप्थ होती है, या तो जिस पे विद्ध करना है उसका फील कैसा हो, ये हमें पता होता है। मेरे ख्याल से मैंने तो 10,000 बार वो चुभाई है वो लौकी को, दोनों वर्कशॉप मिलके इतना अच्छे से। योग्या विधि अगर हम करते हैं
तो पेशेंट के ऊपर जब हम विद्या करते हैं तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ भी सीखने से पहले मेरा मेरा ये मानना है कि हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस सीखने की ज्यादा जरूरत होती है। किधर विद्या विद्या नहीं करना, ये भी बहुत अच्छी तरह से जान के अगर हम विद्या करें तो हमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसमें सबसे पहला है दूरबीन। एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट, खाना खाने के तुरंत बाद जिस वैद्य ने कोई एक्सपीरियंस लिया नहीं है, ये उसने विद्या नहीं करना चाहिए। ये तो पहले चार सिंपल है समझने के लिए, दूरबीन में नहीं करना है। लेकिन हम अभी एनवायरमेंटल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, तो दूरबीन का इतना ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी नहीं रहता। एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट है तो हम हीटर लगा के कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर मील नहीं करना चाहिए। और जिसको अनुभव नहीं है उसके साथ विद्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कि मैं बाद में जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताने वाली हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी विद्या जिसपे इन्फेक्शन है उसमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप सुई चुभाओगे और इन्फेक्शन अंडर डालोगे, तो ये कभी भी नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडी में हो सके तो विद्या नहीं करना है। कट्टी का तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और दो तीन पॉइंट से उपनासिका होता है, शंख होता है, तो ये कभी भी प्रेग्नेंट लेडी में करना नहीं चाहिए। अगर करना हो तो ये पॉइंट्स छोड़ के बहुत ही केयरफुली एक्सपीरियंस्ड वैद्य से आप करा सकते हो। सातवां पॉइंट है, जो रोगी दुर्बल है या तो भीरू है, जिसको वैजोवेगल शॉक, खून देख के शॉक आता है, तो उसके साथ कभी भी हमें विद्या नहीं करना चाहिए। अनडायग्नोस्टिक लिम्फेडेनोपैथी में भी कभी भी विद्या नहीं करना चाहिए। और एक नासाग्र विद्या होता है, ये बिलो 9 इयर्स हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नासा का शेप बिगड़ सकता है। तो ये तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमेशा याद रखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विद्या के ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं, लेकिन ये मेरे खुद के पेशेंट का एक मैंने फोटो डाला है, जो कि मैं बहुत डर गई थी। मैंने उसको नेत्र की विद्या किए थे और ऐसा पिक्चर मैंने देखा, तो मैंने काला मैडम से इमीडिएटली संपर्क किया। आई एम ग्रेटफुल दैट शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी। बहुत रात हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने फोन उठाया और मुझे मार्गदर्शन किया कि ये कुछ डरने वाली बात नहीं है, आश्वासन करो या तो कोई लेप लगाओ। तो ऐसे में बाहर आ सकी। तो कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो आपके पास गुरु का सानिध्य चाहिए, क्योंकि ये पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है। अगर हम केयर ले तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, ये भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैकेनिज्म ऑफ विद्या में हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे बेनिफिट्स ऑफ विद्या, जो कि नेक्स्ट स्लाइड है। विद्या क्यों सीखना चाहिए, या तो विद्या का आपके प्रैक्टिस में आपको क्यों मतलब क्यों यूज करना चाहिए, ये मैं आपसे शेयर करूंगी। ये सिंपलेक्स फॉर्म ऑफ रक्त मोक्षण है। इससे इमीडिएटली पेन रिलीफ आता है। ये बहुत ही इजी है अगर आप अच्छे से सीखते हो। ये सेफ है, इसके व्यापद कम से कम है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ती है ये नीडल। आपने होलसेल में ली तो ये 95 रुपीज का 100 का बॉक्स आता है। अगर आपने एक बीडी करके एक कंपनी होती है, उसकी एक नीडल आती है 27 नंबर की, उसकी शायद प्राइस है 270 रुपए को 100 रुपए, फिर भी वो ज्यादा महंगी नहीं है। तो इतने सस्ते उपकरण में हम अच्छे से उसका यूज कर सकते हैं। खास करके जो नए वैद्य होते हैं उनके लिए विद्या की प्रैक्टिस बहुत ही लाभकारी साबित होगी, क्योंकि मैं मेरे खुद के अनुभव से कहती हूँ, विद्या में ना कम से कम वेटिंग पीरियड लगता है। और एक बार आपने किसी पे किया और उसको यूज हुआ तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है। ये मेरे खुद के अनुभव है। तो नए वैद्यों के लिए इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, ज्यादा फैंसी जगह की जरूरत नहीं होती। हमारे ओपीडी में अच्छे से हम कर सकते हैं। गोपटे सर तो रुग्ण के घर जाके भी करते थे विद्या, तो इतना सिंपल है।
इट हैज मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड मिनिमम साइड इफेक्ट। व्यापक कम से कम है, ओपीडी प्रोसीजर है, और एक और विशेषता है कि बाकी सब जो ट्रीटमेंट से वो फेल हो जाती है तभी भी विद्या काम में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के लिए बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है, विद्या के परिणाम बिल्कुल इमीडिएट होते हैं, इमीडिएट रिलीफ मिलता है। अगर रुग्ण में अल्प दोष है तो शमन से ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं अगेन बोलना चाहती हूँ, विद्या कर्म के साथ हमें शमन चिकित्सा करनी ही पड़ती है, लेकिन उसके डोज बहुत कम लगते हैं, उसके दिन कम लगते हैं। विद्या में कभी कभी अगर विद्या करना है तो कभी कभी रुग्ण में अगर दोष ज्यादा हो तो पंचकर्म भी करना पड़ता है। पंचकर्म के साथ साथ विद्या करो ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन विद्या कर्म और पंचकर्म ये हमें कभी कभी पेशेंट में ये कॉम्बिनेशन भी करना पड़ता है। ये विद्या कर्म जो ट्रीटमेंट है इससे वातानुलोमन होता है। जो ब्लड वेसल्स में जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं वो कम हो जाके सर्कुलेशन एस्टेब्लिश होता है। विद्या कर्म से मिनिमम इंजुरी होती है, ज्यादा हमें चुभाना नहीं पड़ता, ड्रेसिंग वगैरह इसकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। विद्या कर्म हम छोटे बच्चों में कर सकते हैं, बूढ़ों में या बुजुर्गों में कर सकते हैं, विद केयर प्रेग्नेंट लेडीज में भी कर सकते हैं। मेरी सबसे छोटी जो विद्या की रुग्णा है वो 2 साल की है, तो वो भी बहुत अच्छे से कर लेती है। और एक 80 साल के जो बहुत फिट है वो, तो उनका भी मैं विद्या कर सकती हूँ। विद्या से हमें स्वेलिंग या ईडिमा में बहुत अच्छे जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि विद्या के साथ ज्यादा शमन चिकित्सा की जरूरत होती नहीं, डोसेज कम लगते हैं, ज्यादा दिन देने की जरूरत होती नहीं। विद्या कैन बी इवन यूज्ड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, जिनको हृदरोग है और जिनको डायबिटीज है, इनमें भी सेफ तरह से हम विद्या कर सकते हैं। तमक श्वास जैसे कोई बीमारी होती है, ऐसे रीनल कोलिक या तमक श्वास, ऐसे कई रोगों में इंस्टेंट रिलीफ आ जाता है। रुग्ण को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं इससे बाहर निकलूंगा या निकलूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तक मैं सिर्फ विद्या के ही बारे में आपको बताती रही, अभी चलते हैं आज के टॉपिक के ओर। आज का टॉपिक है स्त्री रोग और विद्या, और मैं 4 पॉइंट्स पे ही ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि मुझे ये एस्टेब्लिश करना है कि विद्या ये पॉइंट्स की चिकित्सा नहीं है। विद्या कर्म समझने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत होती है, ज्यादा हमें समय देने की जरूरत होती है, और एक सिस्टमैटिक तरह से विद्या सीखना चाहिए, तभी हम अप्लाई करेंगे। किसी का देख के या यूट्यूब पे देख के किधर भी सुई चुभाओ, ये विद्या होता नहीं। अभी हम स्त्री रोगों का जब विचार करते हैं तो सिर्फ ये 4-5 पॉइंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ। स्त्रियों का शरीर होता है ये सुकुमार कोमल होता है, लेकिन उससे भी कोमल होता है उनका मन। तो मेरी आज के लेक्चर की थीम है कि स्त्रियों के मन के ऊपर अगर हम चिकित्सा अच्छी तरह से विद्या से करें तो हमें स्त्री रोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि स्त्रियों का मन कोमल होता है, और वो मंथली जो साइकिल होती है उससे उनके हार्मोन्स भी ऊपर नीचे रहते हैं। तो इसलिए अगर उनके मन पे पहले चिकित्सा करें तो उनके स्त्री रोग पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये अब तक का मेरा मानना है। चाहे वो कोई मेंसेस की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, वाइट डिस्चार्ज हो, इनफर्टिलिटी हो, योनि भ्रंश हो या तो योनि स्रंश हो, मेनोपॉजल सिंड्रोम हो, सब में हमने अगर स्त्री के मन को अच्छी तरह से समझ लिया, उसके मन के ऊपर चिकित्सा की, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये मुझे हम मेरी प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। अभी ये जो 4 पॉइंट्स है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बोलूंगी, उसके बाद में मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगी। हम मानस के जो पॉइंट लेते हैं उसकी तरफ मैं आपको लेके जाऊंगी। तो पहला जो पॉइंट है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भ्रू मध्य। भ्रुवोर्मध्ये स्थपनी नाम
तत्र उत्क्षेपवत्, सुश्रुत का रेफरेंस है। ये जो पॉइंट रहता है ये हमारे आईब्रोज या भ्रुकुटी के बीच रहता है। ये विषल्लग्न मर्म है, सीरा मर्म है, और ये अर्धांगुल है। ये जो पॉइंट है ये मेरा बहुत ही फेवरेट पॉइंट है। हर एक का एक तो विद्या का पॉइंट फेवरेट रहता है, मेरा तो भ्रू मध्य है। मैं 90% इसी पॉइंट से मेरे ट्रीटमेंट की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इधर आज्ञा चक्र होता है, तो जब भी इस पॉइंट पे हम हल्का सा विद्या करते हैं, हम मर्म भेदन वगैरह कुछ नहीं करते, हम सिर्फ टिप चुभाते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, तो इससे मेरे अनुभव से मन की विचलता दूर हो जाती है। ये मेरा मैंने देखा हुआ रिजल्ट है। तो मैं ऑल साइकोसोमैटिक कंडीशन में ये पॉइंट मैं जरूर लेती हूँ। अगर आंखों का प्रॉब्लम है तो भी मैं ये पॉइंट लेती हूँ, अगर आपका सर दुख रहा है तभी भी ये मैं पॉइंट लेती हूँ। ये पॉइंट मनोवह स्रोतस नेत्र शिर पे बहुत अच्छी तरह से काम करता है, मन की विचलता दूर करता है। और शिरस्त्रूल में इसके साथ अग्नि का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन विद्या से भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है, बहुत सिंपल है, ज्यादा दुखता नहीं। ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव से मैं आपको बोलती हूँ कि जो लोग बहुत डरते हैं विद्या से ना, तो उनसे उनकी परमिशन लेके ना उनका ये पॉइंट करो, ये पॉइंट इतना दुखता नहीं, तो रुग्ण को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और बाकी के पॉइंट्स अगर करते हैं तो रुग्ण हमें सहकार्य देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम ये पॉइंट को छोड़ के जहाँ है उससे कितना ऊपर करना है? क्या क्या? मैम जहाँ आपने ये रेड डॉट शो किया था भ्रू मध्य का, उससे कितना हाँ, ऊपर करना है स्थपनी ऊपर मर्म? में उसी डॉट पे ही करना है, दो भ्रुवों के मध्य में ही ये पॉइंट है। उसी उसी पे प्रिक करना है मैम? हाँ, उसी पे प्रिक करना है। ओके। और एक भी और चीज कहती हूँ, अगर रुग्ण हमारे क्लिनिक में, समझो हमने उसको पांच पांच दिन सक्सेसिव बुलाया है, तो हर दिन उसी पे नहीं प्रिक करना है, एक एक एमएम इधर उधर करना है। ओके। मैम ये 5 दिन रेगुलर करना पड़ता है, 5 डेज 7 डेज? हाँ हाँ, वो हम ना लेक्चर होने के बाद आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देती हूँ, फिर भी अभी आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। यूजुअली हमें जैसा मैडम ने सिखाया है वैसा ही मैं उपयोग करती हूँ। रुग्ण आने के बाद उसकी व्याधि इंटेंसिटी देख के मैं 3 से 5 दिन हफ्ते में उसको सक्सेसिव बुलाती हूँ। उसके बाद में जैसा रिलीफ आए तो 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 15 दिन में एक, और जब उसको तकलीफ कभी कभी कभार, ऐसा ग्रेजुअली हम ट्रीटमेंट करते हैं, और यही बहुत अच्छे से ये फिट होता है। नेक्स्ट थैंक यू स्लाइड मैम। प्लीज। थैंक नेक्स्ट स्लाइड। क्षिप्र। क्षिप्र, ये क्षिप्र पॉइंट बहुत से रोगों में उपयुक्त होता है। ये क्षिप्र 4 होते हैं, 2 हाथ में 2 पाँव में होते हैं। ये कालांतर प्राण मर्म है, स्नायु मर्म है। इसका जब भी मैं क्षिप्र बोलूंगी ना, तो उसका अर्थ है कि क्षिप्र क्षिप्र के ऊपर 2 अंगुली, ऐसा आप समझ लो। क्षिप्र से ऊपरी 2 अंगुली, ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत से रोगों में हमें यूजफुल रहता है, जैसे कि चिप्प है, विसर्प है, वातकंटक है, पाददाह है, वात शोणित है, पादहर्ष है। लेकिन इससे भी परे आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ऑफ कोर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्त्री रोग है। तो जब भी आघात होता है तो हमें क्षिप्र लेना चाहिए, चाहे वो आघात फिजिकल हो या तो मेंटल हो। बहुत से बार जो स्त्री रुग्ण आती है, वो उनके ऊपर, मन के ऊपर कई आघात होते हैं। कोई बोला, किसने ऐसा कहा, ये इसने वो किया, ये जो हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, उसका परिणाम हमारे हृदय पे और शरीर पे होता है। और वाइट डिस्चार्ज से लेके इनफर्टिलिटी तक बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसके लिए क्षिप्र मर्म का लेना बहुत जरूरी होता है। आप जैसे कि हमें मैडम ने सिखाया है, आघात मतलब क्षिप्र,
वो आघात चाहे शरीर का हो या तो मन का हो। तो क्षिप्र मर्म से जो वात रक्त की जो दुष्टि होती है या तो वात रक्त की जो संप्राप्ति होती है उसमें बहुत लाभ होता है। वात दुष्टि ने जो मार्गावरोध हुआ होता है या तो वात की रुक्षता बढ़ी हुई होती है, रक्त की पिच्छलता कम होती है, इसलिए वेदना निर्मित होती है, उसके लिए भी क्षिप्र बहुत अच्छे से लिया जाता है। क्षिप्र से मैं तो मानती हूँ चारों क्षिप्र ये हृदय के लिए सर्विसिंग जैसा काम करता है। जिसके हृदय के स्पंदन अनियमित हो या तो मन की विचलता हो, इसके लिए भी मैं क्षिप्र लेती हूँ। कभी कभार योनि स्रंस या योनि भ्रंश की जब पेशेंट आती है तो वो आघात किधर तो हुआ होता है। ऐसे बहुत से पेशेंट है मेरे पास की डिलीवरी के बाद में प्रेसिपिटेटेड डिलीवरी हो या तो कोई डिलीवरी में कोई आघात होने के बाद उन्हें योनि भ्रंश या स्रंस हुआ है। तब क्या हम विचार करें, तब पहला हमें क्षिप्र लेना होता है क्योंकि उधर आघात हुआ है, और उसके बाद में एक पॉइंट लेना पड़ता है जो कि मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ। तो मुझे यही आपसे इंसिस्ट करना है, जिधर भी वात रक्त की संप्राप्ति हो या तो कोई आघात हो तो क्षिप्र मर्म हम लेते हैं। अर्धव्रीहि या तो हाफ नीडल इतना हम क्षिप्र का पॉइंट लेते हैं। क्षिप्र मर्म लेने से हृदय पे बहुत अच्छा काम होता है और पेशेंट स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस रोग के जो पॉइंट्स हमें मैडम ने सिखा है उसमें पहला है उर। उर पहला, उसके बाद में भ्रू मध्य, उसके बाद में ललाट, उसके बाद में भ्रूपुच्छ, शंख और टीएम जॉइंट, ऐसा हमारा मानस का एक क्रम रहता है। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उर। शंख केशांत संधिगताम उरो अपांग ललाटेषु च उन्मादे। इसमें दो ये उरो अपांग ललाटेषु उन्मादे, उरो अपांग ललाटे है, उन्माद में हम पॉइंट लेते हैं। और बहुत से स्त्रियों में उन्माद जैसी स्थिति पैदा होती है, मे बी इनफर्टिलिटी की वजह से हो, मे बी पीसीओडी की वजह से हो या तो कोई और हेतु से, लेकिन उन्हें उन्माद जैसी संप्राप्ति घटती है। तो उदान, व्यान और साधक पित्त के ऊपर काम करने के लिए ये पॉइंट मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, जो कि है दो स्तन चुचुक के बीच का ये जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं उर का पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये डिप्रेशन, पैल्पिटेशन, स्ट्रेस, इसमें बहुत काम आता है। क्रोध, भय, ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम में काम आता है। स्पीच डिसऑर्डर में भी ये काम आता है, ये भी अर्ध अवयवीयते है। मैं तो ये पॉइंट वंध्यत्व में भी लेती हूँ, जो कि वंध्यत्व में बहुत से टाइम हमें उन्माद की संप्राप्ति देखने के लिए मिलती है, उसका मन विचलित होता है। इसके लिए उर पॉइंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। उर पॉइंट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जो स्त्रियां थोड़ी सी नाजुक है उनको लिटा के भी अब ये पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी स्थूल स्त्री हो तो उसको बिठा के ये पॉइंट करना चाहिए, तभी हम एक्यूरेसी के साथ ये पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। पादांगुष्ठ, ये जो पॉइंट है ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाया है, जैसे कि हमें मैडम ने पढ़ाया है। ये पॉइंट का नाम पादांगुष्ठ है, अंगुष्ठ मूल नहीं, पादांगुष्ठ है। ये जो पॉइंट मैंने दिखाया है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसी तरह से लेना है। याद रखना है ये पॉइंट मीडियली लेना पड़ता है। ये पॉइंट ज्यादा यूजफुल होता है आंत्र वृद्धि में, रीनल कॉलिक में और क्लेद विस्तृति के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें स्त्री रोग के हिसाब से देखे तो इसका महत्व बहुत है, क्योंकि जिसमें मूत्रव स्रोतस की दृष्टि या आर्तव स्रोतस की दृष्टि ये दोनों रहते हैं, तभी अगर ये पॉइंट हम लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यूट्राइन सहस्र
भ्रंश, इसमें ये मैं जरूर पॉइंट लेती हूँ। पीसीओडी में भी मैं कभी कभार ये पॉइंट लेती हूँ। इससे क्लेद कम हो जाता है। तो क्लेद से जो जो संप्राप्ति हमारे शरीर में घटती है, इसके लिए पादांगुष्ठ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट थोड़ा पेनफुल होता है, तो पेशेंट को थोड़ा सा विश्वास देके आश्वस्त करके ये पॉइंट लेना चाहिए। ये पॉइंट बार बार लेना नहीं चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 बार आप ये पॉइंट जरूर ले सकते हो। इसके रिजल्ट्स फैंटास्टिक है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास एक योनि भ्रंश की स्त्री आई है, तो पहले हमें उसका आघात कंसिडर करके पहले क्षिप्र लेना पड़ेगा, उसके बाद में पादांगुष्ठ लेना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। यस। मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फीमेल में पीरियड आने की संभावना रहती है कि अब हाँ मेंसेस के सारे सिम्टम्स प्रकट हो गए बट वो आ नहीं रहा है, हाँ, तो मैम तो अपन ऐसा ये वाला मर्म पादांगुष्ठ वाला कर सकते हैं ताकि अपान का अनुलोमन हो जाए? जरूर जरूर कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर साहब। मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ ही रही थी। अभी मेरे स्लाइड्स खत्म हो गए हैं। ये जो पॉइंट है, ये इसको हम रजस संघ का पॉइंट मानते हैं। जब रजस संघ हो गया है लेकिन आ नहीं रहा पीरियड, तो ये पॉइंट कौन सा है? प्यूबिक सिम्फाइसिस टू एएसआईएस। ऐसी एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करो, इसके जी लैटरल 1/3 में प्रिक करो। मैम ये एक जो बार दोबारा पॉइंट, बता देंगे प्लीज? प्यूबिक सिम्फाइसिस टू जी एएसआईएस, एंटीरियर जी सुपीरियर इलियाक स्पाइन, एक जी इमेजिनरी लाइन क्रिएट कीजिए, जी उसमें लैटरल 1/3 में प्रिक कीजिए। जी इसको बोलते हैं रजस संघ का पॉइंट। जी डॉक्टर थैंक साहब, मैं ना यू। ज्यादा आपको पॉइंट के लिए एनकरेज नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन आपका आंसर दे दिया। लेकिन ना जी पीसीओडी, पीसीओएस, रजत संघ, इसमें बहुत हेतु रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें प्रिसाइज जाना पड़ता है। इस लेक्चर का आउटकम मुझे यही चाहिए कि आप लोगों को विद्या के बारे में क्यूरियोसिटी हो और बहुत अच्छी तरह से आप विद्या पढ़ो। तो इसलिए मैं ज्यादा पॉइंट पे फोकस न करके आपको एक कंसेप्चुअल, एक आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा शास्त्र है, और अच्छी तरह से अगर सिस्टमैटिकली पढ़ के आप यूज करो ना, तो प्रैक्टिस करने में मजा आता है। वो जो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, वो हर दिन मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। हर एक पेशेंट कुछ सिखा के जाता है, और बहुत ही अच्छे तरह से हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो रजत संघ का पॉइंट तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी मैं आना चाहती हूँ मानस के पॉइंट्स के ऊपर। डॉक्टर काला मैडम का एक बहुत यूट्यूब पे बहुत अच्छा लेक्चर है मानस रोग और ये पॉइंट का, तो मैं हर एक को एनकरेज करूंगी। मैं सारिका मैडम को वो लिंक भेजती हूँ, वो आपको लिंक भेजेंगी। आप सबने वो लेक्चर सुनना ही चाहिए, जिसमें कि मैडम ने मानस के पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। कितना करना है, क्या करना है, सभी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उसमें पहले स्टार्टिंग पॉइंट है उर, और लास्ट पॉइंट होता है टीएम जॉइंट। तो ये जो पॉइंट, अगर आप मानस पॉइंट, इसको जो हम सेट को बोलते हैं, ये मानस के पॉइंट के रिजल्ट मुझे हर एक स्त्री रुग्ण में बहुत अच्छी तरह से मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो मेंसेस की प्रॉब्लम हो, या तो इनफर्टिलिटी हो, या तो कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें अगर स्त्री का अगर मन शांत होता है, तो हम बहुत अच्छी तरह से उसकी जो मूल रोग है उसकी चिकित्सा करके बहुत अच्छे से रिजल्ट पाते हैं। तो मेरा मानना है कि हर एक स्त्री रोग में ये जो मैंने पॉइंट बताए वो तो करने चाहिए। बाकी नाभि के पॉइंट होते हैं, पीसीओडी के अलग से पॉइंट होते हैं, कभी कभी कटी के भाई पॉइंट लेने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ये पॉइंट्स लेके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपकी थोड़ी निराशा हो गई हो कि मैडम ने पॉइंट्स नहीं बताए, तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट्स तो हम बता सकते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार सर की बुक भी मंगाओ, सर की बुक भी पढ़ो, लेकिन सर की बुक समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। और जैसे कि वर्कशॉप्स होते हैं वो अटेंड करो। काला काला मैडम का जो वर्कशॉप है उसकी मैं लिंक जरूर भेजने वाली हूँ। आप सब
अच्छी तरह से सीखो। मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि काला मैडम से डायरेक्ट हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे सिखाया है। डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख के इधर क्लिनिक में मैंने हजारों पेशेंट देखे हैं। और सर की और एक स्टूडेंट होती है, उनका नाम है पूर्वा मेहता मैडम, जो कि मेरे साथ काम करती हूँ। तो आई एम द लकीएस्ट पर्सन कि ये चारों लोगों का, सर का इनडायरेक्ट और ये चारों लोग या तीनों लोगों का डायरेक्ट मुझे मार्गदर्शन मिला मिला है। इसलिए मैं बहुत ये अच्छी तरह से यशस्वी चिकित्सा कर सकती हूँ। स्त्री रोगों में मुझे बहुत ज्यादा मेरे पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप स्त्री वैद्य होते हो तो 50% स्त्री रोग के आपके पास आ ही जाते हैं। तो इन सिंपल पॉइंट से मुझे उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पीसीएस, पीसीओडी, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, अगर आप विद्या करो तो बहुत कम समय में आपको ये रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको बहुत समाधान मिलता है। अभी मैं ना आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज एक के बाद एक पूछो। मुझे जितने आएंगे वे मैं आपको बोल दूंगी, नहीं आएंगे तो मैं बाद में मेरे गुरु से बात करके आपसे बोलूंगी। मैम पहले तो एक रिक्वेस्ट है मैम, एक यस। मैम निवेदन भी मान लीजिए, रिक्वेस्ट है ना। आप यस। अपने एक ऐप वेबिनार आपका एक हो सकता है मैम, एक ऑनलाइन विद्यक्रम का पूरा, जैसे क्लासेस चलती हैं, जैसे सारिका मैम का भी गायनिक का हुआ है, तो आपका नहीं, हो सकता है ऐसा। एक नंबर एक, मैं ना ऑनलाइन वेबिनार पे ज्यादा विश्वास नहीं कर सकती। आप वीडियो देख के अपेंडिसेक्टोमी करोगे क्या? नहीं। तो ऑफलाइन आप सीखो, ऑफलाइन वर्कशॉप करो, मेरी सुनो, आप थोड़े डेज इन्वेस्ट करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऑनलाइन लेक्चर्स में वो समाधान नहीं मिलेगा। आप ऑफलाइन सीखो तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स आएंगे। जी मैम, थैंक यू। माय प्लेजर। मैम आप हमें अभी लिंक भेज सकते हैं और अपना फोन नंबर, कि मैम से, काला मैम से जैसे आप कह रहे हो, हाँ, तो फिर मैं काला मैम का एक स्क्रीनशॉट ही भेज देती हूँ। आज ही ये गुड न्यूज मुझे मिली कि उन्होंने 6th वर्कशॉप प्लान किया है। हम हमेशा उनको बोलते रहते कि मैम आप लेते रहो, लेकिन वो बहुत बिजी रहती है। लेकिन फिर भी इस जनवरी में है उनका है वर्कशॉप, तो आप जरूर अटेंड कीजिए। मैं लिंक भेजती हूँ आपको। क्योंकि मैम हम पंजाब से हैं तो थोड़ा मैनेज करने में वो देखना पड़ेगा कैसे आना है। इच्छा शक्ति हो ना मैडम, बिल्कुल सब बिल्कुल। सब हो जाएगा। बिल्कुल मैम, मेरा बहुत मन है। मैंने ऑनलाइन वैसे अटेंड किया हुआ है, पर मेरा ना आके करने का है कि मुझे ऑफलाइन करना है। ये अनुशस्त्र है, ऑनलाइन सीखना नहीं है, ऑफलाइन ही सीखो। अच्छे से सीखो, अच्छे गुरु से सीखो, मन लगा के पढ़ो। मैम लिंक भेज दीजिए प्लीज। जरूर जरूर अच्छा। भेजूंगी मैं लिंक। और मैम बुक जरूर भेज। मंगवानी है तो सर की वो कैसे? बुक मंगवानी है ना तो सर का एक, आई थिंक उनका एक वेबसाइट है, उसकी लिंक भी मैं सारिका मैम को देती हूँ, चलेगा? सर वो मैम फिर इसी लिंक पे हम लोगों को शो हो जाएगा। आप ना नीतू मैम से भी वो बात कर सकते हो शायद। तो देखते हैं, वो टेक्निकल है ना। और सर का बुक हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों भाषा में उपलब्ध है। काला मैडम ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। आप यस जरूर मैम, हम जरूर लोगों पढ़ो। को हिंदी हिंदी में ही। मैम आप अपना जरूर। नंबर भी बता दीजिए प्लीज, कोई प्रॉब्लम लगेगी तो हम डायरेक्ट आपसे फोन करके पूछ सकते हैं क्या? अ, ठीक है, देती हूँ। मैम हाँ जी, बोलिए प्लीज मैम। जब जब पढ़ाने की बात हो तो मुझे लगता है कि मैं इतने लायक नहीं हूँ, लेकिन नहीं मैं मैम। जो जो भी मुझसे बने वो मैं आपसे जरूर जरूर शेयर करूंगी। यस मैम। पंजाब में मैम इतना है नहीं है, तो मेरा काफी इंटरेस्ट है इसको करने का, तो तो आप तो ऑफलाइन छा करना चाहती हूँ। जाओगे, एक बार आप सीख लो, आप छा जाओगे, जरूर सीखो। यस मैम। मैम पंजाब में इधर नियर बाय नहीं कोई करवाते, मतलब इधर क्लासेस नहीं लगाते? नहीं, पंजाब में से तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे फर्स्ट वर्कशॉप्स में एक पंजाब से एक बहुत होशियार सर्जन आए थे, और वो काला मैडम से सीख के इतने संतुष्ट हो गए। यस मैम। आप अपना नंबर मैम प्लीज बता दीजिए, फोन नंबर, कोई जरूरत हाँ होगी तो हाँ, मैं आपसे मिल कर। मैम को, आप तारिका मैम से प्लीज लीजिए। मैम ऑफलाइन सेशन के लिए कितने दिन में हो जाएगा? कितने दिन में आ- हम सीख सकते हैं? 8 दिन का वर्कशॉप होता है। ओके, थैंक यू मैम। मैं तो 2 बार कर चुकी है, पता है, लेकिन मुझे इतना समाधान मिला है।
मैम फी क्या होगी ऑफलाइन सेशन की? फीस के बारे नहीं, मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू मैम। किसी ने अभी प्रश्न पूछा था कि इंसुलिन निडल ही हम यूज करते हैं। आप क्या, कोई तो किसी ने तो पूछा था कि इंसुलिन निडल, मुझे वो प्रश्न समझ में नहीं आया। अगर आप पूछो तो मैं बता दूंगी। स्क्रीन पे मुझे अभी दिखा। हेलो मैडम। हाँ, यस। डॉक्टर नितिन डॉक्टर शास्त्री, नितिन। मैंने ये प्रश्न पूछा था, इंसुलिन लैंसेट जो होता है जो सडन प्रिक करके आउट होता है, नहीं नहीं, वो नहीं हम करते हैं, नहीं नहीं। यही निडल यूज करो। तो नीडल एक बार प्रिक करने के बाद वहां कितनी देर तक रखना है? 30 सेकेंड मैक्सिमम। ओके। ओके, थैंक यू। और मैडम। नीडल हर एक दो पॉइंट्स के बाद नीडल चेंज करो। हर 2 पॉइंट्स के बाद नीडल चेंज करो, पेन होता है पेशेंट को, नहीं तो तो अगर एवरी खून टाइम आता है एवरी तो टाइम वो नीडल डिस्पोजेबल ब्लॉक हो नीडल यूज जाती है, करेंगे? तो चेंज हाँ, करो। एवरी टाइम डिस्पोजेबल यूज करेंगे, कोई सवाल ही हाँ, नहीं है। डिस्पोजेबल, वो 100 का ऐसा बॉक्सा हम लाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, रुग्णों को पेन ना हो इसके लिए नीडल हाँ, चेंज करना जरूरी होता है मेरे हिसाब से। थैंक यू मैडम। मैम। और रूटीन ऐसा एक सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा हाँ, पूछना ही चाहिए, पर रूटीन रूटीन में चार्जेस क्या रेंज में लेना पड़ता है? अभी ये ना, आप किधर प्रैक्टिस करते हो उसके हिसाब से मैं मेरा उदाहरण बताती हूँ। मैं हम्म एक मंदिर में सेवा करती हूँ। तो हम्म मैं उधर पैसा नहीं लेती, लेकिन हम चार्ज कैसे करते हैं बोलती हूँ। तो हमने पहले ना 60 रुपीज एक सीटिंग का लिया करते थे। लेकिन अभी रिसेंटली हमें 100 रुपीज हम चार्ज करते हैं। और प्राइवेट में आप 200 से 300 रुपए भी ले सकते हो। अगर कोई कोई प्रैक्टिशनर्स ऐसे है कि वो विद्या के चार्जेस नहीं लेते, लेकिन वो पेट में जो दवाई देते हैं उसके चार्जेस लेते हैं। तो अपने हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। यस। मैडम। हेलो मैम। हाँ, यस। हेलो मैम, और नीडल कितना डेप्थ तक जाना है उसका तो अंदर? अभ्यास करना पड़ेगा ना, मैंने एक स्लाइड बताई थी। त्वक के लिए इतना, माउस के लिए इतना, आप वो स्लाइड देखो। ओके ओके। वो जो मैडम। कितनी हेलो कितनी मैम। प्रक्रिया, वो प्रदेश के हिसाब से होते हैं। जैसे कि मानस के विद्या ये त्वाच प्रदेश होता है। इधर ज्यादा आप घुसा नहीं पाते, तो सिर्फ टिप करना है। लेकिन एब्डोमिनल रीजन पे आप पूरी नीडल घुसा सकते हो। अगर हट्टा कट्टा पेशेंट है तो पूरी डाल सकते हो। तो ये डिफरेंट होता है हर एक पॉइंट के हिसाब से। मैम जो ओके। आपने विद के पॉइंट बताए हैं, जहाँ रेड पॉइंट लगाया, पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे विद करना रहता है? हाँ, वही पॉइंट पे। ठीक है मैम। हेलो मैडम। मैम, गुड इवनिंग। हेलो। यस, मैडम। यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Very nice session, ma'am. Ma'am, can you please reevaluate the criteria of tackling the patients? मतलब patient को आप कैसे लेते हैं, prepare करते हैं for with the पहले तो पेशेंट को आश्वासन देना है। फिर उनका जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से स्टराइल कॉटन स्पिरिट लेके वो जगह साफ करनी पड़ती है। मार्किंग करना पड़ता है। अभी कभी कभी ओपीडी में ज्यादा भीड़ हो तो मैं अभी मार्किंग भी नहीं करती, सिर्फ वो पोंछ लेती हूँ और विद्य करती हूँ। और उसके बाद में एक एक मिनट के लिए उसको बिठा के वापस भेज देती हूँ। तो 3 3 घंटे में ऐसे 60 70 पेशेंट भी हो जाते हैं। लेकिन पहला जो आपका जो पहला सेशन है वो आधा घंटा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से वो संप्राप्ति समझ जाए। बाद में 5 मिनट में भी कर सकते हैं विद्या। मैम, तो वो पेशेंट बाहर बैठा हो तो उसका माइंड प्रिपेयर करने के लिए हमें किसी को अपॉइंट या फिर कुछ उसके हाथ में देना चाहिए ताकि वो पहले से प्रिपेयर्ड होके अंदर हमारे ओपीडी रूम में आए। मैंने आपको ये जो युक्ति बताई ना, ओपीडी में उसको बैठने दो, पेशेंट ही उसको कन्विंस करते हैं। अगर पहले टाइम अगर करना है तो उसको अच्छे से बताना है कि देखो इतनी छोटी नीडल है, हम वो एक टाइम चुभाते हैं, ज्यादा दर्द नहीं होता। क्योंकि हम कुछ भी अंदर नहीं डाल रहे हैं, इंजेक्शन में हम कुछ अंदर डालते हैं तो शरीर रिएक्ट हो करता है। लेकिन इस छोटी सी नीडल से कुछ नहीं होता। ऐसा हम ये आपके ऊपर डिपेंड होता है आश्वासन देना। Okay, ma'am. Thank you. I'm the student of fourth batch from Neeta Gala, madam. हम्म,
तो आपको तो ओके। सब पता है, फिर आपको तो बोर हुआ यस होगा, क्या कर मैम। रही है। नहीं मैम, इट वाज लवली सेशन। हाँ, हिंदी की वजह से थोड़ा सा मेरा, एनीवे, तो ये कोई ऐसी करने की बात नहीं है, लेकिन आई होप मैं आपको पहुंचा पाई। मैम बहुत अच्छा, आपने हिंदी बहुत अच्छा, हमको पूरा अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छा करवाया आपने। थैंक यू, थैंक पूरा यू, नाइस नाइस सेशन मैम। थैंक यू। मैडम यस, वन मोर क्वेश्चन। हेलो मैम। यस। मैडम आज आज विद्या करते हैं तो नेक्स्ट डे वो सम पेशेंट्स में वो क्या होता है, पेनफुल रहता है मैडम। वो पॉइंट रहता है ना, वो हम्म। पेनफुल होता है मैडम। स्टेराइल निडल और लोकल क्लीनलीनेस के बाद भी, लोकल स्टेरिलाइजेशन बाद भी ऐसे होता है मैडम। वो ऐसे क्यों होता है मैडम? थोड़ा सा विद्या अगर ज्यादा डीप हो गया हो, चूक गया हो, तो भी हो सकता है। और ऐसा कभी कभी होता है, तो उस दिन वो अवॉइड करना है। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो थोड़ा थोड़ा सा उसके फ्यू मिलीमीटर्स अवे करो तो भी चलता है। ಓಕೆ. ಅಗ್ನಿ मैम ಫ್ರಮ್ ಶಲಾಕ, ಇದು ಗೋಲ್डन शलाका मैडम? हाँ, अग्नि के बारे में आपको बोलना है, बोलिए। नहीं मैडम, वो पेनफुल होने के बाद क्या करना है? वो उस दिन वो पॉइंट नहीं करना है, इतना ही करना है। ओके ओके हाँ, और विद्या के साथ हम बहुत से टाइम अग्नि भी करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर मानस पॉइंट करने के बाद भी कोई पेशेंट ज्यादा रिलैक्स नहीं हुआ हो, तो उसके साथ साथ हम अग्नि कर सकते हैं सुवर्ण शलाका से, सेम पॉइंट पे, तो अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे कुछ गुड़ वगैरह दे सकते हैं क्या मैम, वो पेन का रिड्यूस करने के लिए? इतना इतना जरूरत ही होता नहीं, कभी कभार ले सकते हो, अगर पेशेंट को लगता है तो दे सकते हो। मैंने ओके ना एक ऐसी एक मीठी पाउडर करके रखी है, थोड़ा सा सूट शेखर, थोड़ा सा ग्लूकोज पाउडर, ऐसा करके, जिसको मैं लाल पाउडर बोलती हूँ। तो वो आश्वासन देने जैसा है, वो एक थोड़ी दी जाए ना, तो उधर उससे भी पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। लाल पाउडर बोलते हैं हम उसको। ओके, थैंक यू मैडम. मॅम आय हॅव वन डाऊट. यस। मॅम, जेव्हा आपण विद्या करतो ना, तर तेव्हा त्याची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कशी ठरवायची आणि मॅक्झिमम किती वेळा आपण ते करू शकतो? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द संप्राप्ति ऑफ द पेशेंट। कभी कभार कम विद्या करने लगते हैं, अगर संप्राप्ति कम हो तो, जैसे कि कोई 50 या 60 बार छींक रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आ गया और उपनासिका का कर दिया, तो एक सिटिंग में उसको फायदा लगता है, बाद में उसको बुलाने की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन कमर के लिए या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, लंबर के लिए आ रहा है, तो उसको हफ्ते में 5 दिन, ऐसा महीनों तक बुलाना चाहिए। सो इट ऑल डिपेंड्स on the severity and on the nature of the disease. ओके मैम. मैम, वन मोर क्वेश्चन कैन आई आस्क? Yes. मैम, इन पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम कैन वी Hmm. डू मानसिका रोगा पॉइंट जो आपने हमें बताया है? Of course, 100%. 100% it will work. ओके, थैंक यू सो मच मैम. Yes. मैम और मैं पीसीओडी का पॉइंट बताइए ना जरा प्लीज, पीसीओडी ऐसा के मैं लिए। नहीं, मैं रेडीमेड पॉइंट नहीं बताने वाली। मैंने सिर्फ रजसंगा का बता दिया है। मुझे ना ये पॉइंट सिस्टम नहीं अच्छा लगता। आप पढ़ो, और आप गूगल यूट्यूब में देखो, तो पीसीओडी के पॉइंट कितने लेक्चर्स में बोला है। संप्राप्ति की हिसाब से हमें देखना चाहिए। कभी कभी पीसीओडी के पॉइंट न लेके भी मुझे रिजल्ट आते हैं, सिर्फ मैं नाभि के पॉइंट लेती हूँ तो भी रिजल्ट आता है। नाभि के पॉइंट और पादांगुष्ठ करके भी पीसीओडी में रिजल्ट आते हैं। तो ऐसा पीसीओडी का पॉइंट ऐसा मत बोलो। मैम कई बार एक्सीडेंटल इंजरी के बाद पेशेंट हम्म। बिल्कुल बेड पे आ जाता है। हाँ। हाँ, खास तौर से स्पाइनल कोड पे, और उसका लोअर पार्ट जो है बिल्कुल काम नहीं करता, वहां पे मर्म थेरेपी और ये विद्धकर्म कितना सिग्निफिकेंट है? अच्छा, अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा है, तो विद्या से, अग्निकर्म से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। कितने दिन लगते हैं, जैसे पेशेंट अगर दैट चाहे? अगेन डिपेंड्स, उसकी उम्र क्या है, उसका कितना बिलो बिलो क्रॉनिक 40? है, कितना क्रॉनिक है, इस सब पे डिपेंड करता है। वर्कशॉप में वही तो हम सीखते हैं ना, कि किसमें किससे कितने दिन में रिजल्ट आएगा, और वो अनुभव से हमें पता चलता है।
नहीं, आपके सामने ऐसा कोई केस आया है जिसमें ये हम 80-90% उसको कवर कर पा रहे हैं मुझे क्रोनिसिटी? तो नंबर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अग्निकर्म के और विद्याकर्म के। क्लिनिक में मेरे बहुत ऐसे पेशेंट है कि जो अच्छी तरह, मतलब रिक्शा से कैसे तो उनको लाना पड़ा था और वो अच्छे से होके हो गए हैं। ऐसा 3-3 महीने भी लगते हैं, लेकिन आते हैं पेशेंट और रिजल्ट भी आता है। ओके, थैंक यू सो मच। 20-20 मिनट लगते हैं पूरा पृष्ठ का अग्नि करने के लिए। 20-20 मिनट लगता है, लेकिन हो जाता है। मैम अगर रीनल कैल्कुलाई में अगर विद्याकर्म करना है और अगर पेशेंट डुअल एंटीप्लेटलेट पर है तो हम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे मेरी मैडम को पूछना पड़ेगा। आप एक बार मुझे एक बार प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। आई एम नॉट एबल टू आंसर इट राइट अवे, प्लीज रिपीट। Ma'am, if the patient is taking dual antiplatelets, ओके। then can we do Vidyakharma safely? एक्चुअली ना, एंटी कोएगुलेंट ले रहे हैं तो भी हम विद्या करते हैं, लेकिन मैं एक बार मैडम से पूछ के आपको बताती हूँ। ओके, आई एम सो सॉरी। No, no problem, ma'am. Thank you. And it was a very informative session. Thank you, थैंक यू ma'am. सो Good मच, evening, सो ma'am. नाइस, Good नाइस ऑफ evening, ma'am. यू। यस, Very nicely explained. Hearty congratulations for us and you also. थैंक यू। My question is, whatever the points you had said regarding PCOD and whatever you had explained, is sequence necessary? Like which point has to be taken first? Absolutely, madam, I am grateful and thankful. Sequence is absolutely essential. जैसा हमने बोला, उरो अपांग ललाटेशु उन्मादे, तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, खास करके नेत्र रोगों में किस पटल का व्याधि है उसके हिसाब से सीक्वेंस चेंज करना पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग केस में मैम की मैं बताती हूँ। उनके पास एक लड़की आई थी जो कि उसके गले में से आवाज ही नहीं आ रहा था। तो हमने सीखा था कि जिह्वा विद्या करने के बाद मिनमिन और गदगद में रिजल्ट आते हैं। तो मैडम ने उसका जिह्वा नहीं किया, मैडम ने उसका पहला मानस किया ताकि वो रिलैक्स हो और उसके बाद में वो बोलने लगे। तो क्रम इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो जो श्लोक दिया है उसी क्रम से हमको जाना है। हाँ, उसी क्रम से जाना है और बाद में एक एक हम जो पढ़ते हैं उसके हिसाब में जाना है। कभी कभी हमें एक्सपीरियंस से भी आता है। और अभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि विद्या एक मेडिटेशन जैसा बन जाता है। तो हमें ऐसा क्या बोलते हैं ना, ऑटो ट्यून हो जाते हैं। तो हाथ में नीडल आती है तो अपने आप वो चल जाती है, लेकिन वो थोड़े थोड़े वर्ष के प्रैक्टिस के बाद ये मैं हमेशा अनुभव करती हूँ कि ऐसा एज इफ सर मुझे या मैडम मुझे गाइड कर रहे हैं, ऐसा होता है। मैम, रिगार्डिंग फीमेल्स, किसी किसी के ब्रेस्ट काफी बड़े होते हैं, सो आफ्टर डिलीवरी वो थोड़े लटकने जैसे होते, तो जब आपने बताया कि निप्पल के बीच वाला पॉइंट जब लेना है, तो हाउ टू डिसाइड इन दैट केसेस? एक्चुअली मेखर सिट वो थोड़ा सा अंदाज से ही लेना पड़ता है। आई टोटली एग्री विथ योर कंसर्न। तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन रिजल्ट आता है। उसको बिठा के लेना, ये देखना है। तो एग्जैक्टली निप्पल के बीच में आना चाहिए, इट इज नॉट एट हाँ, द वो स्टर्नम। इट इज एट द स्टर्नम, ऑफ कोर्स इन बिटवीन द निपल्स ऑन द स्टर्नम। थोड़ा सा अंदाज से ही वो पॉइंट लेना पड़ता है, नहीं, लेकिन क्योंकि रिजल्ट आते हैं। नहीं, if the breasts are quite heavy, so the size changes, so it doesn't come at the sternum level. If it goes below, then how we नहीं नहीं will नहीं, decide? ऐसा ऐसा बिलो नहीं करना है। वो Exactly, that लटका only हुआ my है, question. उसको टोन अप करके इमेजिन करके वो पॉइंट करना है। लटका हुआ है तो इतना नीचे नहीं करना है। Right, नो, that only my हाँ, question was. Yeah, यस okay, यस thank यस, you. गॉट इट मैडम। Yeah, thank you, sir. Thank you, ma'am. माय प्लेजर। Shri Radhe ma'am. यस Hello. I यस have two questions. यस। क्या है कि कार्डियक पेशेंट होते हैं माई मोस्टली, क्या उसमें वैद्य कर्म हम कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। मैम, व्हाट वाज द पॉइंट? कार्डियक पेशेंट में उरा कर सकते हैं, कार्डियक पेशेंट में क्षिप्र कर सकते हैं। अभी ना ओके स्क्रीन पे मुझे किसी ने ये बोला है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऐसा दिखने में मिला है, तो उसमें उरा का पॉइंट लेना चाहिए। अभी किसी ने तो स्क्रीन शेयर किया। ओके मैम, थैंक यू सो Ma'am, मच. वन मोर one क्वेश्चन more प्लीज. question. यस हेलो.
यस। मैम बेबी होते हैं मैम जो आफ्टर 5 इयर्स, बहुत से बच्चे हैं जो साफ नहीं बोलते, तोतला बोलते हैं। तो तो उनके लिए मैम जिह्वा का हाँ, पॉइंट है। जिह्वा। हाँ मैम जिह्वा उधर मूल। उधर सिग्निफिकेंट है, मतलब हाँ बेस्ट रिजल्ट है उसके। हाँ, बेस्ट रिजल्ट्स है। हाँ ओके मैम। मैम वो भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम, वो बेबी के प्रकृति पे डिपेंड करता है कि कब तक करना है। बहुत बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, इसके बारे में मैं बताती हूँ। मैडम ने हमें अच्छे से वाक के पॉइंट्स कैसे सिखाए, मैं बोलती हूँ। हमें पता है कि वैखरी ऊपर का है, लेकिन उसके पहले जो है परा पश्यंती मध्यमा, इसके हिसाब से मैडम ने हमको पॉइंट्स लिखा लेने के लिए सिखाए हैं। तो उससे हम जब जाते हैं तो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में या तो जो नॉन वर्बल चिल्ड्रन होते हैं उनमें भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। पहले हम नाभि के 4 पॉइंट लेते हैं, बाद में हम उरा का पॉइंट लेते हैं, बाद में एक एप्पल, एडम्स एप्पल का पॉइंट हम बोलते हैं वो लेते हैं, और जिह्वा मूल लेते हैं। जिह्वा मूल लेने के लिए बच्चे ज्यादा कोऑपरेट नहीं करते, फिर भी ये 3 पॉइंट लेने के बाद भी बहुत अच्छे से रिजल्ट मैंने पाए हैं। तो थैंक यू सो परापश्यंती मच। जो वैखरी तक जो 4 स्टेजेस है वो ध्यान में रख के हमें पॉइंट्स लेने चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम जो बच्चे हकलाते हैं इसके लिए उन ही उसके ये लिए ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। ये सारे पॉइंट्स बोले हैं। नाभि से लिया करो तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये स्पेशल चिल्ड्रन की मेरी एक दिन ओपीडी रहती है, जिसमें के ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, एडीएचडी वाले बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं मुझे मानस पॉइंट, उरा पॉइंट, नाभि के पॉइंट से कि पूछो मत। और क्षिप्र भी मैं लेती हूँ। मैम पैर के शिप्र के लिए हम 2 अंगुली काउंट करते हैं, तो हाँ, हाथ के शिप्र के लिए कैसा मतलब ये करना है? 2 अंगुली काउंट करना है। जिधर मेरा मानना है, जिधर वो रेजिस्टेंस फील होता है ना, आप अच्छे से अगर देखो तो उंगली में जो रेजिस्टेंस फील होता है इसके नीचे आप ले लो। दो मैडम अंगुल सीपी के और अंगुली अंगुली प्रमाण पेशेंट का लेना है, हमारा नहीं। हाँ, क्या? सीपी के पेशेंट्स में पैर में भी स्ट्रक्चर होता है, हम्म। कभी कभी चल नहीं सकते, तो उनमें भी रिजल्ट्स उनमें मैं आते हैं। पहला पादक शिप्र लेती हूँ, बाद में म्यूट म्यूट हो मैम। म्यूट हो मैम। सीपी के पेशेंट में पादक शिप्र और लैटरल पॉइंट्स होते हैं, इससे पेशेंट में लाभ होता है, और कटी के पॉइंट्स लेने पड़ते हैं जिससे कि पेशेंट चलने लगते हैं। ओके, कितना वक्त लगता है फिर भी मैम हाँ, मैं ट्रेनिंग में? मेरा अनुभव बताती हूँ। एक बच्चे में 15 दिन में रिजल्ट आया, और बाकी बच्चों में साल से मैं प्रयत्न कर रही हूँ, बहुत स्लो रिजल्ट है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अच्छा। पेशेंट, लेकिन रिजल्ट ओके। आते हैं ये पक्का है। ओके। मैम आपकी इम्यूनो ओपीडी। कॉम्प्रोमाइज डिसीज है, जैसे सोरियासिस है, स्किन डिसीज है, तो इसमें कुछ इसमें विद्याकर्म का रोल है क्या? मुझे लगता है विद्याकर्म से संशोधन और रक्तमोक्षण ये ज्यादा अच्छी चिकित्सा रहेगी। कुछ कुछ स्किन डिसीजेस में विद्या के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, जैसे कि हमारे सबके क्या स्त्री के बारे में, उसका चेहरा उसको बहुत अच्छा चाहिए, तो जो पॉइंट ललाट करके होता है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिस्कलरेशन ऑफ स्किन में आए हैं, एक्ने में आए हैं। लेकिन बड़े जो व्याधि स्किन के आप बोल रहे हैं उसमें संशोधन, शमन और यही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू डियर ऑल द डेलीगेट्स। यस। आप सभी ने वक्त निकाला, समय निकाला, और आज के इस सत्र को ज्वाइन किया, इसलिए मैं आपका फिर से धन्यवाद कहती हूँ। और मैम आपके भी हम बहुत आभारी हैं। और हम आयुर्वेद डे के इस सुनहरे दिल पे एक संकल्प लेते हैं कि आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अ ट्रीटमेंट, इट इज द वे ऑफ लाइफ। हम आयुर्वेद को अपने लाइफ में भी अपनाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनाते हैं तो हम पेशेंट को भी बता सकते हैं कि वो अपनाए अपनी लाइफ में। वी विल लाइक टू स्प्रेड दिस आयुर्वेदा विजडम टू अदर्स ऑल्सो। एंड सबसे बड़ी बात, तो वी विल ग्रो टुगेदर विथ इन हेल्थ, हार्मनी एंड हैप्पीनेस, ताकि आयुर्वेद का और भी ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो सके। विद दिस वी फॉर्मली कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल once again. See you soon in our upcoming programs.
and the recording of today's session will be shared soon tomorrow morning. I have shared a WhatsApp group link in the chat box. You can join that WhatsApp group. There I'll be sharing the this today's recording. Okay, and even you can Yeah. find the recordings on my WhatsApp status also. The link will be shared over there. Yes, At the मैम end, I will लिंक like जो some मैम of ने you दी to तो just मैम unmute and सर please की वो लिंक प्लीज, और मैम ने जो काला मैम का जनवरी में होना है उसका लिंक प्लीज शेयर कर दीजिए ग्रुप में मैम। यस यस वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, मेरा नंबर आप सभी को पता है। मैं यस फिर मैम। से मेरा नंबर एक पोस्ट करती हूँ। यू जस्ट कैन मैसेज मी पर्सनली। ओके, आई विल शेयर इन द ग्रुप। ओके, और थैंक यू मैम वेरी मच इनका एवरीवन। हाँ जी, मैम का भी नंबर, मैम फोन नंबर शेयर कर दीजिए, कुछ पूछना हो, यस कहीं पर यस कोई यस क्वेरी हो तो। यस यस थैंक यू मैम, श्योर थैंक यू, श्योर श्योर। थैंक यू मैम। यस, मैं थैंक सभी यू। को कहूंगी एक बार अनम्यूट करके सिर्फ जय आयुर्वेद कहिए, so that we can conclude today's session. जय आयुर्वेद, जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद, जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद। It was very nice session. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू प्रज्ञा मैम। बहुत नाइस सेशन था आपका मैम। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम, थैंक यू। Thank you. Good night, everyone. Thank you, ma'am. Pradnya ma'am, thank you so much.